Hello everyone. So in our last video we saw some of the schemes of the government and some of the important reports. Now in this video we are going to see some of the schemes and we are also going to see some of the important committees. और साथ ही हम एक और important टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे जो है टॉपिक MSP का और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का उसको भी देख लेंगे. So let us start. So these are the topics which we have covered or we are going to cover. Now the question is, the minimum support price is announced by which of the following? And the options are Commission for Agriculture Cost and Prices, that is CACP, then Cabinet Committee on Economic Affairs, then Ministry of Agriculture और लास्ट बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें बेसिकली आंसर कौन सा होगा? तो कई बार लोग कंफ्यूज करके जो है ए को मार्क कर देते हैं जो कि गलत है. वो रिकमेंड करता है लेकिन अनाउंस नहीं करता है. यहाँ पे वर्ड है अनाउंस, रिकमेंड नहीं है. अगर रिकमेंड होता तो CACP हो जाता, लेकिन यहाँ है अनाउंस. अनाउंस करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. और इसको हेड कौन करते हैं? इसको हेड करते हैं हमारे PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ हम देख लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द बॉडीज. कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इसके अलावा भी कई बॉडीज हैं जिसके वो चेयरमैन होते हैं, लेकिन ये अभी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो पहला है नीति आयोग, देन द सेकंड इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हमने अभी देखा. उसके बाद है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार UPSC में क्वेश्चन आया था. उसके बाद है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो मैंने आपको बताया था, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि 2005 में बना था, उसके भी ये चेयरमैन होते हैं. उसके बाद है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको कि CSIR बोलते हैं, जो कि न्यूज़ में था. क्यों था? जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो इसने बनाया था. ग्रीन क्रैकर्स का नाम क्या था मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ था. श्वास था, स्टार था, ठीक है, सफल था. तो सफल, श्वास और स्टार 3 तरह के ग्रीन क्रैकर्स थे जो कि CSIR ने बनाए थे. उसके बाद जिस तरह MSP होता है उस तरह एक और प्राइस होता है जिसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. और ये किसके लिए होता है? ये किसी क्रॉप के लिए, मतलब जो सीरियल्स या पल्सेस होते हैं उनके लिए नहीं होता है, बल्कि ये होता है शुगर केन के लिए. यानी कि जब शुगर केन आएगा तो FRP हो जाएगा और जब अदर क्रॉप्स होंगे तो MSP हो जाएगा. बस इतना याद रखना है. नाउ कम टू दिस. जो फार्म लॉ हैं वो बेसिकली 3 लॉज हैं जिनको पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था. तो यहाँ ऑर्डिनेंस को समझते हैं. ऑर्डिनेंस बेसिकली होता क्या है? तो जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, ऐसे एक साल में 3 पार्लियामेंट के सेशन होने चाहिए. पहला होता है बजट सेशन जो अभी चल रहा है, उसके बाद होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई में होता है, लास्ट होता है विंटर सेशन, ठीक है. लेकिन इसके बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं रिसेस. अगर रिसेस में कोई एक्ट को लाना है तो बिना पार्लियामेंट के तो एक्ट आ नहीं सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका काम ही होता है एक्ट बनाना. तो वैसे एक्ट नहीं ला पाएंगे हम. इसके लिए एक प्रोविजन है कि ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया जा सकता है. तो ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट. और ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? ये एक एक्ट होता है, टेम्पररी एक्ट करके आप बोल सकते हैं, जिसको जब अगला पार्लियामेंट आएगा तो उसको 7 वीक के अंदर को पास करा लेना होगा, ठीक है. उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं. तो ये ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? बहुत ही आसान है. इस बार जो है 3 बिल्स हैं, फार्म लॉज हैं, तो वही 1, 2, 3 आपको याद रखना है. यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करते हैं. आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं. और वो जो 3 एक्ट हैं वो कौन से हैं? पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट. दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट. और तीसरा है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. तो इतना हमको जानना है. इसके बाद एक और चीज जानना है, वो है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया है. वो पास हुआ था 1955 में, और उसमें से इसेंशियल कमोडिटीज जो होते हैं उसके लिस्ट से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, अनियंस एंड पोटैटो. तो ये लिस्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज करे ऑप्शन में. उसके बाद एक और चीज़ है जरूरी जो कि न्यूज़ में होता है, वो है MS स्वामीनाथन कमीशन.
तो MS स्वामीनाथन कमीशन या उसका रिपोर्ट का बार बार जिक्र आता है। तो एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बैठा था जिसके हेड थे MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में किसको बोलते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। सो ये कमीशन बैठा था जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी लैंड सीलिंग वगैरह को लेके, लेकिन एक रिकमेंडेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है MSP शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं तो उस पर भी MRP लिखा होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस, यानी कि मार्केट में जो भी सामग्री आती है उस पर MRP लिखा होता है, लेकिन जो वेजिटेबल होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, उस पर कोई MRP जो है फार्मर्स को नहीं लिखा आता है, फार्मर्स को नहीं मिलता है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए कि उसको प्रॉफिट हो, एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी बन सके, MSP लाना जरूरी है। और वो रिकमेंड हुआ था कि जैसे 100 रुपया कोई लगाता है तो कम से कम उसको 150 रुपया फायदा होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस, द युक्ति स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो युक्ति स्कीम न्यूज में था, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? ए बोलता है इसरो, बी बोलता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, सी बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी बोलता है नीति आयोग। तो इसका जो आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। और इसरो द्वारा एक दूसरा स्कीम लॉन्च हुआ था जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो है युविका। युविका जो है वो यूथ में जो है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है स्कीम। तो युक्ति बेसिकली स्टैंड्स फॉर यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो बेसिकली युक्ति 2.0 इज अ पोर्टल। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा 3 स्कीम्स है जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है युक्ति, इट एम्स टू हेल्प सिस्टमैटिकली assimilate technologies having commercial potential and information related to incubated startup in higher education institutions। यानी कि जो IITs है, IIM है, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स होते हैं उसको इंक्यूबेट किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम या पोर्टल बनाया गया है। दूसरा है मनोदर्पण, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज एम टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे 3-4 कॉल आ चुके हैं स्टूडेंट्स के जो कि बोल रहे हैं कि मॉक जो है उसमें DI बहुत टफ आ रहा है। सो एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है कि मॉक का DI बहुत टफ आता है। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, जो टेस्ट है वो DI बहुत ही एवरेज पूछता है, उतना टफ नहीं पूछता है। तो आप मॉक दे के जो है अपना मोरल जो है वो लो मत कीजिए। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना, कॉन्फिडेंट बनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। जो लास्ट वाला स्कीम है, यानी कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस पे क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, इसका नाम है निष्ठा। निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कि एक तरह का ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। तो इसको कोविड के टाइम पे क्या किया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। तो इट हैज बीन कस्टमाइज्ड फॉर ऑनलाइन मोड to be conducted through digital infrastructure for knowledge sharing. This is also important. एक पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, वहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग होता है, तो उसी पे निष्ठा को भी डाल दिया गया और निष्ठा पोर्टल अलग से बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कम टू दिस, ये है द सेवा भोज योजना हैज बीन इनिशिएटेड बाय। पहला बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डी बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देखने से लगता है ए होना चाहिए लेकिन दैट विल नॉट बी द आंसर। द आंसर विल बी सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो बेसिकली इसमें क्या है, कई जगह पे लंगर मिलता है लोगों को। लंगर होता है जैसे गुरुद्वारा में या कहीं दूसरे जगह किसी टेम्पल्स में फ्री में लोगों को भोजन मिलता है, उसमें GST नहीं लगेगा। जो GST सरकार लगाती है वैसे सामानों पे, जो सामान लंगर में यूज होता है उसमें GST नहीं लगेगा। नाउ कमिंग टू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया is a national level cooperative body under the administration and control of Ministry
of Tribal Affairs. It was established under the Multi-State Cooperative Society Act in 1984. अब ये करता क्या है? ये करता है कि ट्राइबल जो क्राफ्ट होते हैं या ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केटिंग करता है, उनको मार्केट करता है, उनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या दूसरे स्टोर्स के थ्रू बेचता है. In order to empower the downtrodden tribal community, it started the procurement of tribal art and craft items. Firstly, in 1999, through its retail outlet called Tribes India. और ये जो है उसका लोगो है. तो यहाँ पे आप एक चीज बताइए कि डोकरा आर्ट जो होता है, डोकरा आर्ट वो कहाँ का आर्ट है, किस रीजन का आर्ट है? आप कमेंट में लिखिएगा डोकरा आर्ट जो है कौन से जगह का आर्ट फॉर्म है. अब नेक्स्ट जाते हैं, ये देखते हैं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है. पहला है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कि 2006 में पास हुआ था. ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये एक्ट अभी लागू हो गया है. तो वहाँ पे जो गुज्जर और भकरवाल कम्युनिटी थे जो कि ट्राइबल्स थे उनको थोड़ा राइट मिला है. सो इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइबल राइट्स एक्ट. द लॉ कंसर्न्स द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. तो ब्रिटिश पीरियड में क्या था कि इनको कोई भी लैंड ओनरशिप राइट्स नहीं था, लेकिन अभी जो है ट्राइबल्स को लैंड ओनरशिप राइट मिल रहा है. किस एक्ट के अंडर? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर. शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटी होती है उससे रिलेटेड 2 शेड्यूल्स हैं. कहाँ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन कौन से हैं? शेड्यूल नंबर 5 and 6. So these are important. Now coming to PESA. What is PESA? Provisions of Panchayat Extension to Scheduled Area Act. ये 1996 में पास हुआ था. तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और 1996 में उसको एक्सटेंड किया गया था ट्राइबल एरियाज में. सो इट इज अ लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरिंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनल ग्राम सभाज फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरिया ऑफ इंडिया. तो ग्राम सभा होता क्या है? ग्राम सभा एक असेंबली होता है जिसमें all the electors of a panchayat are included. So Gram Sabha is the only tool of direct democracy in India. This is also very important. यानी कि हमारे इंडिया में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. यानी कि हम जिसको चूज करते हैं वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट होता है लोकसभा में और वो बाद में डिसीजन मेक करते हैं. लेकिन ग्राम सभा में जो इलेक्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, इसीलिए वो एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू दिस, इस स्लाइड में आपको सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज या कमीशन जो है वो मिल जाएंगे. तो ये स्लाइड शायद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. इसको अच्छे से 1-2 बार आप देख लीजिए, याद होगा. पहला है जी रोहिणी कमीशन. तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जी रोहिणी कमीशन जो है वो बनाया गया था किस लिए? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए. और इसका जो टाइम पीरियड है वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है. दूसरा है लिब्रेहन कमीशन. ये बहुत पहले बना था लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये कमीशन था किसके ऊपर? बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के ऊपर. तो बाबरी मस्जिद का इशू जो है वो थोड़ा लाइमलाइट में है, तो हो सकता है लिब्रेहन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. तीसरा है बीएन श्री कृष्णा कमीशन. तीसरा है बीएन श्री कृष्णा कमिटी. तो ये एक कमेटी बैठी थी 2-3 साल पहले डेटा प्रोटेक्शन को लेके. तो इसने बोला था लोकलाइजेशन ऑफ डेटा होना चाहिए, यानी कि हमारा यूजर जो है इंडियन यूजर, उसका डेटा जो है इंडियन सर्वर में होना चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी व्हाट्सएप का प्राइवेसी इशू देख रहे हैं. डेटा प्रोटेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्राइवेसी के ऊपर इतनी बात हो रही है तो डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है और उस पर कमेटी बैठी थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. बीएन श्री कृष्णा कमेटी. नाउ कमिंग टू एनके सिंह कमेटी. ये था एफआरबीएम एक्ट के ऊपर, 2-3 साल पहले बना था. और फाइनेंस कमीशन जो है अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसके चेयरमैन भी एनके सिंह है. और फाइनेंस कमीशन को मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा. तो एनके सिंह कमेटी बैठा था एफआरबीएम एक्ट में क्या चेंज लाना चाहिए उसके ऊपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोठारी कमीशन, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 1962 में, उसके लिए कमीशन बैठा था. जबकि के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो किस लिए था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जो अब इससे कुछ महीने पहले रिलीज हुआ है. और इस पे एक पहले भी कमेटी बैठी थी, वो था टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, लेकिन उनका रिपोर्ट जो है अच्छा नहीं लगा स्मृति ईरानी को, तो थोड़ा तुतु मैं हुआ था. उसके बाद के कस्तूरी रंगन कमेटी बैठाया गया था.
नाउ कमिंग टू दिस, सरकार या कमीशन, ये आप सबको पता होगा सेंटर स्टेट के लिए है, लेकिन पुंची कमीशन भी था, एक मदन मोहन पुंची थे, तो उनका कमीशन भी बैठा था, वो भी सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए था। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसआर बोमई केस। एसआर बोमई का एक जजमेंट हुआ था, एक केस हुआ था, किसके लिए, वो जो हंग असेंबली होता है और उसमें सरकार कौन बनाएगा उसको लेके, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अगले वीडियो में वो भी डिस्कस कर दूंगा। और लास्ट में है इंपॉर्टेंट स्वरण सिंह कमेटी, विच इज रिलेटेड टू 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसी ने बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में।